Good morning, all the students, and welcome in Easy Political Science. अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या जैसे भी लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ें इससे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये पॉलिटिकल साइंस का सबसे कठिन जो हिस्सा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर ये हमें समझ में आने लग गया तो यह मान के चलिए कि हमें राजनीति विज्ञान बड़े अच्छे समझ में आने लग जाए। तो धीरे से और पूरा वीडियो देखिए। अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की, आज के चैप्टर की। कल हमने पढ़ा था शक्ति, और शक्ति क्या होती है, उस शक्ति में और बल में क्या अंतर है, और शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि उसे और क्लियर किया जा सके। शक्ति के बारे में कहा जाता है, शक्ति दूसरों के व्यवहार को, आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार बदलने की क्षमता शक्ति है। दूसरा व्यक्ति कोई कार्य करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, लेकिन मुझे उसके वो कार्य करने से लाभ है, और अगर मैं उससे वो कार्य करवाने में सक्षम हो पाता हूं तो यह स्थिति शक्ति कहलाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं आज शक्ति के रूप। हमारी बुक में शक्ति के 3 रूप या 3 प्रकार बताए गए। सबसे पहला राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक पद, सरकार में रह करके जो शक्ति प्राप्त होती है। सरकार के पास इंपॉर्टेंट काम है, इस राजनीतिक शक्ति के पास इंपॉर्टेंट काम है समाज के लिए नियम बनाना, नीतियां बनाना, समाज में संसाधनों का वितरण करना, शक्ति का वितरण करना, लोगों को पद बांटना, ये सारा काम इसी राजनीतिक शक्ति का है। तो राजनीतिक शक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। और राजनीतिक शक्ति क्या है? जो हमारी सरकार है वो राजनीतिक शक्ति, सरकार के जो अंग है वो राजनीतिक शक्ति, सरकार में जो पदाधिकारी है वो सब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो सरकार हमारी जो राजनीतिक शक्ति पर आधारित है, और सरकार के कौन 3 अंग होते हैं औपचारिक रूप से जो इस शक्ति का प्रयोग करते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। औपचारिक कैसे? औपचारिक का मतलब सीधे इनके हाथ में होती है, लोगों को नजर आता है कि प्रधानमंत्री के पास शक्ति है, न्यायाधीश के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है। इसके अलावा 2 अनौपचारिक अंग भी बताए गए हैं। औपचारिक, राजनीतिक शक्ति के औपचारिक अंग, तीनों अंग, सरकार के 3 अंग जो हैं वो कौन कौन से 3 अंग? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये डायरेक्ट इस राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन अनौपचारिक अंग भी होते हैं। वो है राजनीतिक दल और दबाव समूह। देखिए, जिस पार्टी की सरकार होगी उस पार्टी के पास ऑटोमेटिक पावर होगा। आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि
जो पार्टी की सत्ता में है उस पार्टी के जो लोग हैं उनके पास पावर नहीं होगा। तो सीधे तौर पर शक्ति चाहे प्रधानमंत्री के पास है चाहे संसद के पास है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन सबको चलाने में दल की महत्वपूर्ण भूमिका। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है दबाव समूह। दबाव समूह या हित समूह जो सरकारों पर दबाव डालते हैं, राजनीतिक दलों पर दबाव डाल करके अपने राजनीतिक कार्य करवाते हैं। ये राजनीति के अनौपचारिक अंग हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे स्वरूप की। ये है आर्थिक शक्ति। देखिए आर्थिक शक्ति समाज में आप देखते हैं सुनते भी है, लोग कहते हैं पैसा बोलता है, यानी पैसे में ताकत होती है। पैसे वाले की बात को बड़े ध्यान से सुना जाता है। जो धन की वजह से किसी व्यक्ति को शक्ति मिले, उसकी संपत्ति की वजह से, उत्पादन के साधनों पर अधिकार की वजह से जिस व्यक्ति को शक्ति मिलती है, ऐसी शक्ति आर्थिक शक्ति कहलाती है। आपने कई बार टेलीविजन डिबेट्स पर सुना होगा, लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो टाटा बिरला की सरकार, ये तो अंबानी अडानी की सरकार, ये तो पूंजीपतियों की सरकार, तो पैसे वालों की सरकार है। लेकिन जब हम देखते हैं वास्तव में सरकार तो जनप्रतिनिधियों की होती है जिनको हमने चुन करके भेजा है। तब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना होता है कि प्रत्यक्ष रूप से हमें जनप्रतिनिधि नजर आते हैं, लेकिन इनके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से जो पूंजीपति है वो सरकारों को चला रहे हैं। क्योंकि संपत्ति, धन, उत्पादन के साधनों पर अधिकार जो शक्ति उत्पन्न करता है, उससे वो राजनीतिक शक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं। ये तो तय बात है कि आर्थिक शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, लेकिन आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को कितना प्रभावित करती है, इस संबंध में दो प्रमुख विचार हैं। एक उदारवादी विचार, जिसका मानना है कि शक्ति के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे नेतृत्व, शिक्षा, संगठन, वंश परंपरा, और ऐसे सारे स्रोतों में आर्थिक शक्ति भी एक स्रोत है। यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता उदारवाद के अनुसार कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है उसी के पास राजनीतिक शक्ति होगी। उसके पास हो सकती है, लेकिन उसी के पास होगी ये निश्चित नहीं है, और कोई आधार भी हो सकता है। जबकि दूसरा पक्ष आता है, वो आता है मार्क्सवाद का। मार्क्सवाद इनकी विचारधारा को साम्यवादी विचारधारा भी कहा जाता है। ये इनका मानना है कि आर्थिक शक्ति ही समाज में सभी प्रकार की शक्ति को निर्धारित करती है। राजनीतिक शक्ति के पीछे आर्थिक शक्ति ही होती है। समाज में आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली वर्ग होता है, हमेशा उसी के पास राजनीतिक शक्ति होगी और किसी दूसरे वर्ग के पास नहीं होगी। मार्क्स का मानना है आर्थिक आधार पर समाज हमेशा दो वर्गों में बटा रहा है, एक संपत्तिशाली, एक संपत्तिहीन, एक अमीर और एक गरीब। और ये यहीं तक नहीं कहते कि सिर्फ राजनीतिक शक्ति पर अधिकार होगा। जो आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली व्यक्ति होंगे, जो नेतृत्वकर्ता होंगे, जिनके पास संपत्ति होगी, धन होगी, उनके अनुसार ही समाज के नियम, नैतिकता, संस्कृति, धर्म, संस्कार, इन सब का उनके अनुसार ही विकास होगा। समाज में ये जो सारे नियम, कानून है, संस्कृति है, ये संपत्तिशाली वर्ग की संपत्ति को उचित ठहराने का प्रयास करेगी, ऐसा मार्क्स का मानना है। इसके बाद आर्थिक शक्ति का तीसरा रूप देखते हैं। शक्ति का तीसरा रूप विचारधारात्मक शक्ति। देखो विचारधारा क्या है? विचारधारा सोचने समझने का एक तरीका, दुनिया को देखने का एक तरीका, सही और गलत सोचने का एक विशेष तरीका।
ज्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं अपन, हमारे छोटे से लेवल की बात करते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में दो पड़ोसियों के बीच में विवाद है या दो लोगों के बीच की अलग अलग राय है। बहुत सारे लोग आपकी राय को सही मानते हैं और सही मान करके आपका साथ देने लग जाते हैं, आपके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। वो आपके पक्ष में इसलिए नहीं खड़े हैं कि आपसे निजी उनकी दोस्ती है, निजी मित्रता है, बल्कि इसलिए खड़े हैं कि उन्हें आपका विचार सही लगता है। यही बात राजनीति के स्तर पर करते हैं। तो राजनीति में बहुत सारी विचारधाराएं हुई हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ा है, जैसे उदारवाद, जैसे मार्क्सवाद, जैसे स्वतंत्रता, जैसे समानता। तो ये सोचने समझने का एक विशेष जो ढंग होता है उसे विचारधारा कहते हैं। और उस विचारधारा से जब जन समुदाय बड़ी मात्रा में जुड़ता है तो ऐसी शक्ति विचारधारात्मक शक्ति कहलाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, स्वतंत्रता एक विचारधारा थी। भारतीयों को लगा कि भारत को स्वतंत्र होना चाहिए और इस विचार के आधार पर करोड़ों भारतीय इस स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो कहता है समाज में आर्थिक समानता आनी चाहिए और इस आधार पर दुनिया में करोड़ों लोग मार्क्सवाद से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार विचारधारा शक्ति को उत्पन्न कर सकती है और करती भी है। ये थे हमारे पास शक्ति के तीन रूप, पहला राजनीतिक शक्ति, दूसरा आर्थिक शक्ति, तीसरा विचारधारात्मक शक्ति। अब बात करते हैं शक्ति की संरचना। देखिए संरचना, संरचना मतलब बनावट। शक्ति समाज में किस प्रकार बनती है, समाज में शक्ति का विभाजन कैसे होता है, शक्ति के आधार पर कौन कौन से वर्ग बनते हैं, यह है शक्ति संरचना। और शक्ति की संरचना के चार प्रमुख सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि समाज में शक्ति कैसे प्राप्त होती है, शक्ति का विभाजन कैसे होता है, शक्ति का प्रयोग किसके ऊपर किया जाता है। जहां तक परंपरागत सिद्धांतों की बात है, वो समाज को हमेशा शक्ति के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं और आधुनिक सिद्धांत इससे सहमत नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ग प्रभुत्व, शक्ति संरचना का वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत। देखिए शब्द को अगर हम ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कहना चाहता वर्ग प्रभुत्व, एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर प्रभुत्व। ये सिद्धांत है मार्क्स से भी थोड़ी देर पहले हमने आर्थिक शक्ति में पढ़ा। मार्क्स इस सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक है। और उसने क्या कहा था कि समाज में जो शक्ति है उसका प्रमुख आधार आर्थिक शक्ति है। जिसके पास पैसा है, संपत्ति, वही सभी शक्ति को अपने पास रखता है। उसी के साथ समाज के नियम, कानून, संस्कृति काम करती है। तो इस आधार पर मार्क्स समाज को दो वर्गों में बांट देता है। एक है संपत्तिशाली, जिसके पास पैसा है, और दूसरा है गरीब। इसको मार्क्स नाम देता है बजुर्वा। संपत्तिशाली को क्या नाम देता है? बजुर्वा। और इस गरीब को कहता है वो सर्वहारा। मार्क्स कहता है कि इन दोनों वर्गों के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। इसी वजह से वो कहता है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो ये पहला सिद्धांत है वर्ग प्रभुत्व का, जिसके प्रतिपादक मार्क्स है, जो कहते हैं आर्थिक आधार पर। इसका विभाजन का आधार क्या है? आर्थिक।
आर्थिक आधार पर शक्ति दो वर्गों में बटी होती है। एक है संपत्तिशाली जिसे वो कहता है बजुर्वा, और दूसरा है गरीब जिसे वो कहता है सर्वहारा। ये दो वर्ग होते हैं, एक के पास शक्ति होती है और एक के पास, एक के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की। दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय, देखिए इसके नाम से पता चलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति एक विशिष्ट वर्ग में होगी, या जिसके पास शक्ति होगी हम उसे विशिष्ट वर्ग कहेंगे। और इस सिद्धांत के तीन प्रतिपादक हैं, विल्फ्रेड पेरेटो, गीतानो मोस्का और तीसरा है रॉबर्ट मिशेल्स। रॉबर्ट मिशेल्स और इनके अनुसार समाज में शक्ति के आधार पर दो वर्ग होते हैं। एक के पास शक्ति होती है, जिसके पास ये शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति पर जिसका नियंत्रण होता है, उसे ये नाम देते हैं विशिष्ट वर्ग का। और दूसरा वर्ग होता है, इसको नाम देते हैं जन साधारण। क्या नाम देते हैं? जन साधारण, जिसके ऊपर इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी यहां तक ये देखने में बिल्कुल मार्क्स के सिद्धांत जैसा लगता है। मार्क्स कहता है समाज में दो वर्ग होते हैं, एक के पास शक्ति होती है, एक के पास शक्ति नहीं होती है। एक शक्ति का प्रयोग करता है, दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अंतर क्या है? अंतर ये है कि मार्क्स जिसको शक्ति देता है, जिस वर्ग को कि जिसके पास शक्ति होगी, उसका सिर्फ एक आधार बताता है, आर्थिक रूप से शक्तिशाली होना। उसके पास पैसा हो तो वो शक्तिशाली हो सकता है, राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण कर सकता है, या यूं कहें कि मार्क्स के अनुसार सिर्फ आर्थिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति चलती है। जबकि विशिष्ट वर्ग का मानना है कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, समाज में शक्तिशाली बनने के लिए आर्थिक शक्ति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जिससे कि ये शक्ति मिल सकती है। वो है नेतृत्व, योग्यता, बुद्धि, संगठन क्षमता, पैसा, वंश, ये सारे वो तत्व हैं जिससे कोई व्यक्ति विशिष्ट वर्ग में आ सकता है, शक्ति प्राप्त कर सकता है। जबकि मार्क्स कहता है सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शक्ति से ही व्यक्ति इस विशिष्ट वर्ग में आ सकता है, सत्ता हासिल कर सकता है, शक्ति हासिल कर सकता है। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर है। इनकी 3 बुक्स भी हैं। पेरेटो की बुक है द माइंड ऑफ सोसाइटी, द रूलिंग क्लास मोस्का की, और तीसरा है मिशेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती है, इसलिए ध्यान रखें। ये 3 बुक्स हैं। ये है हमारा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। इसके बाद अगला सिद्धांत आता है, इसका नाम है नारीवादी सिद्धांत।
शक्ति की संरचना का तीसरा सिद्धांत नारीवादी। अब यहाँ ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि ये सिद्धांत ये मान करके चलता है कि समाज में शक्ति के आधार पर दो वर्ग होते हैं, जैसा कि हमने दोनों पिछले सिद्धांतों में देखा। लेकिन इस विभाजन का आधार ये सिद्धांत क्या मानता है? लैंगिक असमानता, स्त्री पुरुष के बीच भेद, महिला पुरुष के बीच में जो भेद है, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं जिसमें सारी शक्ति पिता को, पिता के बाद उसके बेटे को, उसके बाद उसके बेटे को मिलती है, उस वजह से ये कहते हैं कि अब तक के इतिहास में सारी शक्ति पुरुषों के पास में रही है और पुरुषों ने इस शक्ति का प्रयोग महिलाओं के ऊपर किया है, और ये सिद्धांत इसको बदलना चाहता है। तो इसका आधार है लैंगिक। और समाज में दो वर्ग बताए हैं इन्होंने भी, एक है पुरुष जो शक्तिशाली है और दूसरा है महिला जिसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये है हमारा तीसरा सिद्धांत। इसके बाद बात करते हैं चौथे सिद्धांत की। बहुलवादी। देखो नाम को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। बहुल, बहुल यानी बहुत सारे। अब तक के जो तीन सिद्धांत थे वो कहते थे समाज में शक्ति के आधार पर दो वर्ग होते हैं। अब ये कहता दो नहीं होते हैं, कई सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और कोई किसी के ऊपर शक्ति का प्रयोग नहीं करता। अच्छी बात ये कहता है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वर्ग सौदेबाजी में लगे होते हैं, सभी अपने अपने लाभ के लिए प्रयास करते रहते हैं। इस वजह से शक्ति न किसी वर्ग के पास होती है और ना दो वर्गों में बटी होती है, कई सारे वर्गों में होती है, और समय समय पर सभी वर्ग उस शक्ति का उपभोग करते हैं। जहां तक भारतीय मत की बात है, भारतीय मत का मानना है कि शक्तिशाली के पास शक्ति जन कल्याण के लिए, सर्वहित के लिए है, शोषण के लिए नहीं है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अब आगे अगले वीडियो में देखेंगे।